Hello everyone, welcome to Edinook. So in today's video, we are going to discuss some important questions of the NCERT of this chapter area related to circles. So मैंने अपनी जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी इस चैप्टर में, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में बेसिकली आपको 2-3 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। एक आपका हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, एक है आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट, और आपके पास कई बार लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना होता है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में और अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए मैंने आपको बताया था सीबीएसई करिकुलम में सिर्फ 3 ही डिग्रीज पे आपको क्वेश्चन आएगा। या तो आपको 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल आएगा, या 90 डिग्री का, या 120 का। सो आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, आई हैव ट्राइड कि मैं वो उन सब पे ही ज्यादातर जितने भी इंपॉर्टेंट डिग्रीज हैं उस पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कवर कर लूं। सो आप पहले ही एनसीईआरटी के तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कवर करोगे ही, वेदर यू आर मतलब यू हैव ऑप्टेड फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स, आपको एनसीईआरटी तो सी कवर करनी ही है। बट आप जो भी एक्स्ट्रा बुक रेफर कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको सिर्फ जो आपके करिकुलम में डिग्रीज है उसी पे स्टिक करना है। देयर इज नो नीड कि आप हर एक डिग्री पे आप क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके पास 3 ही डिग्रीज हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली फॉर एरिया ऑफ सेगमेंट. So let's see the first question. The question is, the length of the minute hand of a clock is 5 centimeter. Find the area swept by the minute hand during the time period from 6:05 to and 6:40 AM. So basically आपको एक क्लॉक बताया है कि अगर एक क्लॉक है आपके पास और उसका जो मिनट हैंड है उसका आपको रेडियस लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। सो बेसिकली डायरेक्टली एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे क्वेश्चन ना आके एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि मिनट हैंड बात कर रहे हैं तो हम एज्यूम ही करते हैं कि पूरा एंड तक टच करिए। तो बेसिकली ये क्या हो गई, सर्कल की एक क्लॉक का क्या हो गया, ये रेडियस। तो 5 सेंटीमीटर इज अ रेडियस इन दिस क्वेश्चन, एंड दे आर आस्किंग यू कि अगर 6:05 से 6:40 तक ये आया है इधर, तो बेसिकली ये कितना एंगल बना रहा है, पहले तो हमें ये देखना है। सी, एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको पता है इसमें यूनिटरी मेथड लगता है। जब पूरे 60 मिनट्स होते हैं, यू नो दैट जब क्लॉक पूरा एक राउंड कट पूरा कवर कर लेती है तो 60 मिनट्स होते हैं। जब पूरा 1 आवर कंप्लीट करती है तो देर आर 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में वो कितना डिग्री एंगल आ रहा है आपके पास, आपको पता है कि 60 मिनट्स में बेसिकली 360 डिग्री सेंट्रल एंगल होता है। तो 1 मिनट में क्या होगा, अगेन you'll divide in this case, तो 360 अपॉन 60, एंड आपके पास 6:05 से जब 6:40 हो रहे हैं तो कितने मिनट्स हैं ये? अगर आप 6:05 से 6:40 तक आए हो तो देर आर 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स में कितना आ जाएगा ये, आप क्या करोगे, 360 अपॉन 60 इंटू 35। सो बेसिकली आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर सेंट्रल डिग्री। या तो आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लो, और आइदर यू कैन कीप इट एज 6 इंटू 35 ऑल्सो। हम इसको वहीं पे क्या करेंगे, सॉल्व कर ले, एज इट इज अपने फॉर्मूला में डाल देंगे। सो दिस इज अ वैल्यू फॉर आर द सेंट्रल एंगल। ये जो आप सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रल एंगल। सो लेट्स सी द फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हमें निकालना है लेंथ एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर का क्वेश्चन है, आपको ये सारा एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड इज व्हाट, सेक्टर फॉर्म का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट पार्ट में। वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इन्होंने बोला नहीं है कि आपको क्या लेना है, तो यू विल टेक इट बाय डिफॉल्ट एज 22/7। थीटा कितना है, 6 इंटू 35, ये हो गया 360 पाई, and r is 5, so 5 into 5, so 0, sorry, 0 is not getting cut here, ये 0 as it is आएगा, 165, then you can cut this as 12, 2 6, then 11. I think enough, और नहीं कट हो सकता इधर। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5, 5 और 11, 5 5 25, 25 11 वुड बी
275/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे दे हैव नॉट कन्वर्टेड द आंसर इनटू डेसिमल्स, तो आपकी मर्जी है, आपको डेसिमल में करना है आप डेसिमल में कर दो, अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन ऑल्सो। तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके आंसर आएगा 45/5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कितना आंसर हो गया? एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 465 टू 640। बेसिकली आपको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे, एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ये टाइम सेंट्रल एंगल यहाँ पे निकालना पड़ेगा एंड मिनट्स के लिए आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। सो दिस इज द रूल फॉर दैट, सिंपल यूनिटरी मेथड आपको अप्लाई करके यहाँ पे अपना आंसर निकालना है। Now let's see another important question of NCERT. What is the question here? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये हॉर्स वाला, एंड बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय अ मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप. Find the area of that part of the field in which the horse can graze and the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. बेटा एक तो पहली बार जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा यू नीड टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। देखो पहले पार्ट में तो ये पूछा है कि कितने में हॉर्स ग्रेज कर सकता है, पर दूसरे में आपको पूछा है कि कितना इंक्रीज आएगा कि अगर उसकी जो लेंथ है रोप की वो हम इंक्रीज करते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। तो ये बोल रहे हैं कि हॉर्स है एक, जो एक पेग से एक किसी एक उन्होंने उसको वुडन उस पे उसको टाई किया हुआ है, एंड कितने मीटर रोप से, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये जो रोप है बेसिकली अगर ये अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ स्ट्रेच होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पॉइंट तक स्ट्रेच कर पा रहा होगा ना हॉर्स, उसके बाद तो नहीं जाएगा। तो ये कौन सा फील्ड का एरिया हो गया? ये एरिया हो गया जहाँ पे वो ग्रेस कर सकता है, इससे बाहर वो निकल नहीं पाएगा। सो ये क्या हो रहा है, एज यू कैन सी ये जो शेप बनी है यहाँ पे इट इज रिजेंबलिंग अ सेक्टर। बेसिकली आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सेक्टर के एरिया में आपके पास कौन से वेरिएबल्स होते हैं? एक आपको थीटा चाहिए होता है एंड आपको एक आर चाहिए होता है। तो आर तो मेरे पास है यहाँ पे, मुझे पता है 5 मीटर लॉन्ग रोप है, बट हमारे पास क्या नहीं है? थीटा। बट थीटा अगर नहीं भी दिया हुआ तो यू कैन सी कि ये जो शेप है, क्योंकि ये एक स्क्वायर फील्ड है, देखो स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड लिखा है तो इसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। तो आपको पता है स्क्वायर का जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दे आर 90 डिग्री ईच, राइट। सो आपको दिख भी रहा है शेप में कि जो स्क्वायर का इंटीरियर एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। सो दैट मीन्स बेसिकली एक क्वाड्रेंट बन रहा है इधर, राइट। क्वाड्रेंट कैसा होता है? ऐसा। सो I can see this is forming some shape of a quadrant. So 90 degree central angle is there. तो first part तो sorted है, यहाँ पे हमें निकालना है area of the part in which the horse can graze. So the area in which horse can graze, area in which horse can graze is what? Simple formula लगाओगे आप, that is theta upon 360 into pi r square. पाई आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? पाई 3.14 यूज करना है। थीटा हो गया 90, पाई 3.14 और आर हो गया 5। सो 1/4 हो गया ये। देन you can, if you solve this value completely, the answer you will get is this 19.625 meter square. So this is the answer. If you multiply them you will get this answer. Now आई थिंक द फर्स्ट पार्ट इज प्रिटी क्लियर। आपको सिर्फ थीटा फिगर आउट करना था शेप को देख के, तो बड़ा ही इजीली समझ आ रहा है कि स्क्वायर शेप्ड है एंड यहाँ पे है टाई किया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री होता है। सो आपके पास थीटा फिगर आउट हो गया, बाकी आर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था। तो थीटा निकाल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना इज प्रिटी सॉर्टेड इन द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज ऑल्सो वेरी इजी। आपको क्या बोल दिया कि अब ये जो रोप है ये 5 मीटर की ना होके इसको थोड़ा सा और इन्होंने यहाँ पे लेवरेज दे दिया और इसकी रोप बढ़ा दी है। मतलब अगर 5 मीटर की जगह आप रोप क्या हो गई 10 मीटर लॉन्ग, तो ऑफकोर्स इसका एरिया बढ़ जाएगा। मतलब अगर पहले इतनी शेप में ग्रेस कर पाता था तो अब इन सब में ग्रेस कर पाएगा। तो आपको क्या बताना है? आपको ये नहीं बताना कि अब न्यू एरिया कितना, आपको बताना है कितना इंक्रीज आया है। सपोज करो पहले अगर 50 मीटर में, एक आई एम गिविंग यू रैंडम एग्जांपल कि अगर कहीं 50 मीटर स्क्वायर के एरिया में वो ग्रेस कर रहा था, अब
जब उसकी रोप की लेंथ बढ़ा दी तो 80 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रेस कर रहा है। तो 50 से जब 80 पे आया तो 80 इज नॉट योर फाइनल आंसर, 30 इज योर फाइनल आंसर। रीजन बीइंग कि पहले 50 पे था, अब 80 पे आ गया, तो कितना इंक्रीज आया है। तो आपको जब आप 30 लिखोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड पेपर्स में आपके आंसर, जो आपका फाइनल आंसर है, दैट शुड मैच दैट एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आप बीच में क्वेश्चन को नहीं छोड़ोगे, ऑल्दो आपने सब करना है, सिर्फ एक फाइनल माइनस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चे जनरली इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ इंक्रीज्ड एरिया निकाल के छोड़ देते हैं, दोनों को माइनस नहीं करते हैं। सो लेट्स सी, अगर 10 मीटर लॉन्ग एरिया होता है तो न्यू एरिया, बेसिकली न्यू एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेस, हॉर्स कैन ग्रेस, आप कौन सा एरिया लिखोगे? अब इसमें आपके पास 10 मीटर का रोप हो गया है, तो अगेन थीटा तो इसमें फिर 90 है, तो 90/360 इंटू पाई 1 आपको ये यूज करना है, एंड आर स्क्वायर हो गया 10 × 10, सो 1/4 क्या आंसर आएगा? इसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, 10 से हो जाएगा तो ये आएगा 314/4, एंड द आंसर यू विल गेट हेयर इज इट्स 78.5। आप कट करोगे 2 से, यू विल गेट दिस आंसर 78.5 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज अ न्यू एरिया एंड दिस वन वाज द ओल्डर एरिया, जब 5 मीटर का रोप था, एंड अब ये 10 मीटर का रोप है। तो अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओ तो डिफरेंस निकालना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द एरिया? कितना इंक्रीज हुआ है? सो इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया कितना हो गया? इन द ग्रेजिंग एरिया क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो आप सिंपली 78.5 में से 19.625 मीटर स्क्वायर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करा दोगे, तो यू विल गेट द आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 58.875 मीटर स्क्वायर। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें फाइनल आंसर को हाईलाइट कर दिया करो, जो भी आपका फाइनल आंसर हो। सो नो नीड टू पुट एवरी आंसर इन द बॉक्स, बट एटलीस्ट जो फाइनल आंसर है आपका, जो भी लाइक हर एक पार्ट में पूछा है, तो ऑलवेज हाईलाइट दैट आंसर। So I hope this question is clear to everyone. Now let's see the next question. So the question is, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. So बेटा इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन गिवन है, पर बेसिकली क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। तो आप देखो तो इसमें दिया हुआ है कि राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। मुझे यहाँ पे कुछ डिजाइंस दिख रहे हैं, आप देख रहे हो ये डिजाइन, सम डिजाइंस आर मार्क्ड हियर। सो कितने डिजाइन है ये? 6 डिजाइन है और इक्वल एरिया है इनका। तो आपको बोला है कि ये जो कवर है, इस कवर का जो रेडियस है, बेसिकली रेडियस कितना है? 28। सो इस जो इस कवर का रेडियस हमें गिवन है, और आपको बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात कॉस्ट निकालनी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, मिडिल स्कूल में बड़े क्वेश्चंस करे हैं कि कॉस्ट कैसे निकलती है। मुझे एक चीज बताओ, आपको बताना है अपना एक्सपेंस, कि अगर मैं ऐसा डिजाइन करवाऊं टेबल कवर पे तो मुझे कितना खर्चा आएगा उस चीज के लिए। तो पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझो। आई होप सबको फॉर्मूलाज क्लियर है, आपको फॉर्मूला नहीं रटने होते हैं, बेसिक सिंपल एवरीडे मैथमेटिक्स लगानी है आपको इसमें। अगर मुझे पता है कि मुझे पहले मुझे अपनी रिक्वायरमेंट, सपोज करो मैंने मार्केट से 20 मीटर वायर खरीदना है, ठीक है। 20 मीटर वायर मेरे घर की रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई काम कराना है, वहां से 20 मीटर वायर चाहिए। तो आप जब मार्केट में जाओगे और किसी शॉपकीपर से कुछ काम कराने का रेट पूछोगे, तो दे विल गिव यू सम रेट कि हाँ 1 मीटर का कॉस्ट ये है। तो उन्होंने आपको अगर बोल दिया कि 1 मीटर के लिए 2 रुपीज चार्ज होते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उससे अपनी रिक्वायरमेंट के लिए वायर लेके आओगे। तो अगर मैं 20 मीटर, 1 मीटर के लिए 2 रुपए लगते हैं, तो 20 मीटर के लिए कितने लगेंगे? सिंपली 40 मीटर, ठीक है। सो आपके पास क्या क्या नंबर्स हैं यहाँ पे? 22 एंड 40, एंड इन तीनों नंबर्स में रिलेशन क्या है मुझे पता है, 20 में 2 मल्टीप्लाई करके 40 आता है, राइट। सो ये 22 40 एग्जैक्टली क्या है? 40 तो है आपका टोटल कॉस्ट, जो आपका एक्सपेंस आया, पूरा खर्चा आया अपना सामान खरीदने में। 2 है रेट, और ये 20 क्या है? रिक्वायरमेंट, जो आपकी क्या है?
इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट। तो मुझे पता है, देखो यहाँ पे तो मीटर्स में था, तो मतलब पेरीमीटर है किसी चीज का, तो आपकी रिक्वायरमेंट इनटू रेट इनटू वो दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो मतलब आपको रेट दिया हुआ है। तो अगर आप इस रेट को अपनी रिक्वायरमेंट बेसिकली कि कितना डिजाइन आपको करवाना है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब एरिया के बारे में बात हो रही है, तो टोटल एरिया जिसपे आपको डिजाइन कराना है आप वो निकाल लो, और अगर आप उस रेट से मल्टीप्लाई करा दो तो यू विल गेट द कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि बड़ा ही आसान है कि आपको क्या करना है, पहले आपको अपना लगाना है कि ये 6 जगह डिजाइन कराने में मुझे कितना एरिया चाहिए, कितने एरिया में डिजाइन कराना है। तो आप मार्केट में जाओगे, उसको बोलोगे कि डिजाइन बना दे, तो वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसने आपको रेट बता दिया, तो सिंपली आपको ये कॉस्ट उससे मल्टीप्लाई करानी है। अब द मेन थिंग इज कि हम इसमें कैसे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और रेट जो डिजाइन है वो हुआ कैसे हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो डिजाइन है, अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे यहाँ ज्वाइन करूं, तो आई नो ये जो डिजाइन है ये एक सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेगमेंट। तो मुझे एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो पहले मैं इस सेगमेंट का एरिया निकालूंगी और उसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कितने सेगमेंट्स हैं, ये जो पूरा सर्कल है ये कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 डिजाइन आर देयर, आपको दिया भी हुआ है यहाँ पे कितने इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल डिजाइन। तो आप एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, और जो टोटल एरिया आ जाएगा उसको आप रेट से मल्टीप्लाई कराओगे, तो आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो पहले सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेगमेंट का एरिया क्या बताया था, पहली वीडियो में बताया था, जब आप टोटल सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, और मैंने आपको बताया था इन ट्राइंगल्स में सिर्फ आपको 3 ही डिग्री पे क्वेश्चन आएगा, आइदर 60, आइदर 90 और 120। इन तीनों डिग्री के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर पहले देखते हैं सेंट्रल एंगल यहाँ बन कितना रहा है। ठीक है, पहले तो मुझे सेक्टर का एरिया चाहिए, तो या तो आप इसको नेमिंग कर दो, ओ ये हो गया पॉइंट सेंटर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। सो पहले मैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। सो कितना आंसर होता है सेक्टर का? फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर गिवन है यहाँ पे, रेडियस है 28, थीटा कितना है? देखो टोटल होता है 360, टोटल कितना है? अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, टोटल है 360 और उसको किससे डिवाइड करा दूंगी, 6 पार्ट में, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है ये डिजाइन। तो आप इसको 6 से डिवाइड कराओगे, यू विल गेट 60। मतलब जो एक एंगल है यहाँ पे वो कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा है 60 अपॉन 360। पाई के लिए इन्होंने कुछ बोला नहीं आपको यूज करने के लिए, तो आप यहाँ पे पाई क्या यूज करोगे, नहीं सॉरी, यहाँ पे इन्होंने आपको ये बोला है 22/7, एंड आर कितना है 28। सो आ गया ये आंसर आपका। आप इसको कटिंग कर लो, यू विल गेट द आंसर। सो कितना आ रहा है, 44 × 28/3। सो अगर मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करूं तो आई गेट द आंसर 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या आ गया, टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। जब आपके पास सेक्टर का एरिया आ गया है तो अब आप क्या निकालोगे इसमें से, you'll find the area of the triangle। अब मैंने क्या बताया था, पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं फिर ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको शेप दोबारा समझ आ जाए इधर। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये शेप है, इसमें ये ओ ए बी, आप ये पूरे कंप्लीट सेक्टर का एरिया यहाँ निकाल चुके हो। अब आपको निकालना है ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। पहले ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री, अभी स्टैब्लिश करा मैंने ये बात। कैसे? अगर मैं 360 सेंट्रल एंगल को 6 से डिवाइड कराऊंगी, मेरे पास सेंट्रल एंगल आ गया 60 डिग्री। अब मुझे पता है इस ट्राइंगल में ये दोनों है रेडियाई ऑफ द सर्कल, दीज टू आर रेडियस। तो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी क्या है एक दूसरे के, दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। आप क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी एंगल ओ इज 60 डिग्री। नाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। व्हाई? बिकॉज
ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड आइसोसेल बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी, मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दिया है बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर हैं तो उसके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों बेस एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो मुझे पता है ये तीनों एंगल क्या हो गए, ये जो सेंट्रल एंगल है ये तो 60 डिग्री है ही, और जो नीचे के दो एंगल्स हैं वो बराबर हैं। एंड इन तीनों एंगल्स का एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इन तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे पता है एक तो 60 है, बाकी के दो बराबर हैं। तो आपके पास ये तीनों ही 60 डिग्री ईच आ गए। ये क्या हुआ, एंगल ए और एंगल बी को आप ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख सकते हो। एंगल ओ होता है 60 डिग्री, तो आपके पास क्या आ गया, एंगल ए भी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपके पास तीनों ही एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो कहना है से ट्राइंगल ए ओ बी, क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 डिग्री है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैन आई से दैट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप में एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। देन मैंने जो वो ट्राइंगल था वो देखा कि वो कौन से टाइप का ट्राइंगल है। मैंने क्योंकि आपको बताया था कि आपके पास 3 ही डिग्री पे क्वेश्चन आता है, तो मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था, क्योंकि जब भी 60 डिग्री का सेंट्रल एंगल बन रहा होता है तो वो ट्राइंगल क्या बन जाता है, आइसोसेल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो वो वीडियो में जाके देख लेना। आपको हमेशा क्या करना होता है, हर केस में ही जब भी सेंट्रल एंगल आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपको ये रेडियाई दी ही होगी, तो अगर रेडियाई बराबर होगी तो बेस एंगल बराबर होगा, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको ये जैसे ही आप पहले फॉर्मूला लगाने से पहले एस्टैब्लिश कर दोगे क्वेश्चन में कि ट्राइंगल एओबी क्या है, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है। सो आई नो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी कितना हो गया, कितना, क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड आपको देखो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये आपको दी हुई है 28, ये जो रेडिया है यही इसकी साइड है। तो आप क्या करोगे, √3/4 इंटू 28 इंटू 28, ये गया 4 7 28, एंड √3 भी इन्होंने बोला है 1.7 यूज करना है, तो आप √3 को एज इट इज नहीं लीव करोगे, यू विल राइट 1.7 इंटू 7 इंटू 28। द आंसर यू विल गेट हेयर इज 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। तो मैंने क्या बताया था, पहले निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर विच इज दिस, फिर निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि मैं बेसिकली निकाल के आ रही हूँ एरिया ऑफ दैट डिजाइन। एंड डिजाइन क्या रिजेंबल कर रहा है, इट इज रिजेंबलिंग अ शेप ऑफ अ सेगमेंट। तो सेगमेंट कैसे निकलता है, सेक्टर के एरिया में से जब भी आप ट्राइंगल का एरिया माइनस करते हो यू विल गेट द एरिया ऑफ सेक्टर। बेटा आप पहली वीडियो जाके ध्यान से देखो, मैंने उस वीडियो में आपको प्रॉपरली समझाया था कि एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट में क्या रिलेशन है और कैसे वो एरियाज निकाले जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ वन डिजाइन कितना निकलेगा, सेक्टर और सेगमेंट, सेक्टर और ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आया था वो आया था 410.66, और इधर आया है 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दोनों को माइनस करने से जो आंसर आ रहा है दैट इज 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस में आंसर आ रहा हो, तो अगर आपने दो देखो, दो प्लेसेस लेना इज ओके, इट इज फाइन इन द बोर्ड एग्जाम्स, और आप ब्रैकेट में सेफर साइड पे अप्रॉक्स लिख दिया करो, कभी भी मार्क्स नहीं कट होते हैं उस केस में। अगर आपको पता है कि आपने आपका आंसर और भी डेसिमल प्लेसेस पे आ ही जा रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है अभी तक, और भी आपको डेसिमल प्लेसेस मिल रही है, तो आप 2 तक लो, 2-3 डेसिमल प्लेसेस आर फाइन। आपको बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। सॉरी, यहाँ तो माइनस हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस मल्टीप्लीकेशन केसेस जहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो और इन आपका आंसर आ जा रहा है, तो यू कैन जस्ट कीप योर आंसर लिमिटेड टू 2 to 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, दैट इज फाइन। सो आपके पास 77.46 आंसर आ गए एरिया ऑफ वन डिजाइन। मुझे निकालना क्या है, टोटल एरिया ऑफ डिजाइन। कितने डिजाइन है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 इंटू 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, द आंसर यू विल गेट इज 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया टोटल डिजाइन का एरिया, आपकी रिक्वायरमेंट निकल गई क्वेश्चन में। तो मैंने क्या बताया था, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, आपकी रिक्वायरमेंट
464.76 मल्टीप्लाई बाय द रेट गिवन। तो रेट कितना दिया हुआ है, रुपीज, यहाँ पे रुपीज में आंसर आएगा फाइनल, क्योंकि कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो 0.35। फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 162.66 rupees. So what is your final answer? 162.66 rupees. So this is a final answer. I hope the question is clear to everyone. The question is pretty simple. क्या करा है इसमें, हमने सेक्टर का एरिया निकाला। इट्स जस्ट दैट कि कैलकुलेशन थोड़ी टीडियस टास्क होती है इन क्वेश्चंस में, बट अदरवाइज आपको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट्स ही इधर निकालना है, ट्राइंगल पे बेसिकली फोकस करना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक 60 डिग्री का क्वेश्चन हमने यहाँ कवर कर लिया। देखो 90 डिग्री वाला तो बड़ा ही आसान होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाना होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं जिसमें हम सेंट्रल एंगल कितना बन रहा है हमारा, 120 डिग्री। सो लेट्स सी, अ chord of a circle, a chord of a circle ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर का एक रेडियस है एंड एक कॉर्ड है, ठीक है। सो आपको बोला है इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो जो सेंटर में एंगल है वो है 120 डिग्री। थोड़ा सा मैं ये शेप थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्राइंगल के लिए मार्किंग करनी पड़ी, तो मैंने थोड़ा सा सर्कल बड़ा बना दिया। अब मेरे पास एक 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक कॉर्ड है एंड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो है 120 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो आपको बताना है एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है यहाँ पे। तो मैंने आपको अगेन बताया था एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर तो निकलता ही है, एंड देन आपका मेन टास्क होता है ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना। ये जो ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा वो मेरे लिए एक टास्क होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सेंट्रल एंगल क्या है, 120 डिग्री। तो इसके अंदर पहले तो एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। आप क्या करोगे, एक ओ एम बनाओगे यहाँ पे, ओ एम विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सो आप क्या करा आपने, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। सो आपके पास ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो गया। क्या बनाया मैंने, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या करते हैं, सिंपली पहले सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी कितना हो गया, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई बोला आपको यूज करने के लिए 3.14। सो थीटा है 120, 360, 3.14 और आर कितना है 12, ठीक है। तो जो आंसर आ रहा है इन सबको मल्टीप्लाई करके आई गेट 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको कहाँ यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, कि ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे। बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल देखूं, ये ट्राइंगल का एरिया, मुझे पता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो अगर मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालना है तो मुझे इसका ओ एम पता होना चाहिए, विच इज द हाइट, राइट। ये हाइट है और इसका बेस कितना है, ए बी। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली ए बी निकालना है और मुझे ओ एम निकालना है। तो अगर मैं ए बी और ओ एम निकाल दूं इस ट्राइंगल का, तो आई विल गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एओबी, और मैं दोनों को माइनस करके सेगमेंट का एरिया निकाल दूंगी, सॉर्टेड है, ठीक है। तो मुझे ए बी और ओ एम फाइनली इसमें फाइंड करना है। मेरा टास्क क्या है कि मैं ओ ए बी और ओ एम को फाइंड करूँ। तो ओ एम तो इसका हाइट है एंड ए बी क्या है, इसका बेस। अब देखो ध्यान से, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं ये देखूं, मैंने जो ओ एम परपेंडिकुलर बनाया, अगर मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, किसी एक ट्राइंगल पे, ये जो ओ एम बी ट्राइंगल या ओ एम ए, डिपेंड, कोई सा भी आप ट्राइंगल लो, हार्डली मैटर्स। तो अगर मैं ये ओ एम बी ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है ओ एम बी, इसमें कोई भी एक एंगल निकाल लूँ, ये वाला एंगल निकाल लूँ, तो मैं इस पर बड़ी आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकती हूँ। क्यों, मुझे रेडियस तो पता है।
तो इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, और अगर मुझे इसका थीटा पता लग जाए ये, तो मैं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के मैं इसका बेस भी निकाल पाऊंगी और मैं इसकी हाइट भी निकाल पाऊंगी, ये दोनों चीजें निकाल पाऊंगी। अगर मैं वो चीजें निकाल लूंगी तो समवेयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड ओ एम। ओ एम तो क्या तो पहले देखो आपको ये थीटा फाइंड आउट करना जरूरी है। कौन सा ट्राइंगल? एंगल बी ओ एम। अगर मैं ये बी ओ एम फाइंड कर लूं तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इसमें अप्लाई कर पाऊंगी। तो वो कैसे आएगा? मुझे पता है ये टोटल 120 है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि उससे मेरे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। एंड कंप्लीट मुझे पता है 120, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 60 ईच। सो ध्यान से देखो, मुझे पता है ओ एम के इक्वल है, क्यों? कॉमन। और क्या पता है मुझे? ओ ए ओ बी के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, है ना, दोनों रेडियस हैं तो ये दोनों बराबर हैं। और क्या पता है मुझे कि ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन ही एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। हमने जो स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन करी है उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने 90 डिग्री, तो हमारे पास एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज से आ गई है बराबर, और एक कॉमन साइड। सो बाय आर एच एस आई कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मुझे पता है कि एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम दोनों ही क्या हो गए? इक्वल। आपको पता है एक बार जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाकी के बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं? इक्वल बाय सीपी सीटी। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो बेसिकली जो मैंने ये बड़ा ट्राइंगल बनाया है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हो गया इस एंगल के इक्वल, और आप इस वाली साइड को भी इस साइड के इक्वल बोल सकते हो। बाकी इसके लिए कॉन्ग्रुएंसी, मेन हमने एंगल के लिए कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड के बराबर एक और रूल से आ सकती थी, 9th क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर बनाया है किसी कॉर्ड पे, तो वो उस कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो या तो आप वो लॉजिक लगाओ या सिंपल आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए एम, सॉरी, ए, आई एम राइटिंग दिस हियर, ए एम is equal to bm. So these two things are equal by cp ct. ये हो गया क्लियर? आप देखते हैं ध्यान से आगे का क्वेश्चन। आपके पास ये फिगर था जिसमें हमने ये 60 डिग्री लिया है, तो ये आपके पास m है, a है, o, ये a एंड ये b। अब मैं निकाल रही थी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब ये हमने ले लिया कितना? अभी एस्टेब्लिश किया, ये 60 डिग्री बन गया, क्योंकि कंप्लीट 120 डिग्री है। तो आई नो एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू एंगल एम ओ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल एम ओ बी, ये जो एम ओ बी ट्राइंगल है इसमें थीटा आ गया 60 डिग्री। तो आप बेसिकली क्या करोगे? इस ट्राइंगल में लगाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। तो मैं मेरे पास यहाँ पे सिर्फ हाइपोटेन्यूज है। अगर आप देखो, ये जो एम ओ बी ट्राइंगल बनाया है हमने, ये एम ओ बी, इसमें हमारे पास ये थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये 12 है ना, 12 सेंटीमीटर है रेडियस, क्वेश्चन में गिवन था। तो ये 12 गिवन है, तो मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। पहले मैं इसकी हाइट निकाल लेती हूँ, क्योंकि ओ एम तो मेरे क्वेश्चन का टारगेट है, मैंने बताया था ना, ओ एम निकालना है और ए बी निकालना है। अगर मैं ओ एम और ए बी निकाल लूं तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, विच इज द मेन थिंग है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले बिना मैं एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं निकाल पाऊंगी। तो एरिया ऑफ ये लेंथ कैसे निकलेगी? आपको पता है क्या क्या, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी चाहिए स्मार्टली मुझे? मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और
60 क्योंकि मैं ये वाला ले रही हूँ, ये एंगल ऑफ मतलब ये मेरा थीटा है यहाँ पे, तो इस थीटा के हिसाब से ये बेस है और ये क्या है आपकी परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो पहले में हम लगा लेते हैं इसमें cos 60। cos 60 डिग्री क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? OM और हाइपोटेन्यूज क्या है? OB। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, OM हम फाइंड कर रहे हैं एंड OB हमें पता है 12। तो ये 12 उधर जाएगा और कितना आ जाएगा? 12/2 is equal to OM, which implies OM is equal to 6। तो आपके पास 6 सेंटीमीटर क्या आ गई? लेंथ ऑफ OM। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास अब मुझे क्या निकालना है? MB, ये वाली लेंथ। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, वैसे तो आपके पास अब OM भी आ चुका है, आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकाल सकते हो, P/B tan लगा लो या आप इसमें साइन लगा लो। तो सपोज करो अगर मैं साइन लगा दूं, साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज MB एंड हाइपोटेन्यूज इज, हाइपोटेन्यूज कितनी है? 12। तो साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, विच इज √3/2 और ये 12 ऊपर आएगा। कितना आंसर आएगा MB का? दिस आ गया। अब MB तो है इतना सा, मुझे क्या चाहिए? पूरा कंप्लीट AB, क्योंकि क्वेश्चन में टारगेट था AB फाइंड करने का। तो AB कैसे निकलेगा? और हम ये बता चुके हैं कि ये दोनों साइड क्या है? इक्वल बाय CP/CT। अभी कॉन्ग्रुएंस में हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करी थी इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो हमें पता है दोनों ही जो वैल्यूज हैं साइड्स की, दे आर बोथ इक्वल, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। अब आपके पास AB कितना आ गया? ट्वाइस करूंगी मैं इसका, तो 2 × 6 × √3 कितना आ जाएगा? 12 √3 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज हाफ इंटू बेस कितना हो गया? 12 √3 और हाइट कितनी हो गई? 6। सो 2 3 आपके पास आया 36 √3। एंड क्वेश्चन में बोला था √3 को 1.7 ले लो, तो यूल गेट आंसर 62.28। √3 1.7 लेना है, तो आपके पास कितना आंसर आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? एरिया ऑफ, नाउ area of segment is equal to what? Area of area of sector minus area of this triangle. So sector का area कितना है? 150.72 minus 62.28, एंड आप इसको माइनस करोगे, यू विल गेट आंसर 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा करनी है। मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन अपनी 2 बार वहीं पे क्रॉस चेक कर लो। देखो बेटा, जब एक बार आपने पूरा पेपर कर लिया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस चेक ईच एंड एवरी कैलकुलेशन। सो वहीं पे 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगा के अपने नंबर्स एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि आपने सही नंबर नोट करे हैं, and then only proceed with the question. ठीक है? So I hope this concept is clear to everyone. So that's all for this video today. In the next video, we'll cover some more important questions of this chapter.